हे गाइस, आई होप आप सब मज़े में हैं। आज मई के महीने में डुसलडॉर्फ में जो अभी टेम्परेचर है दोस्तों, वो आज के दिन है 28 डिग्री सेल्सियस। तो ये काफ़ी गर्म दिन मान लिया जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छा और सुहाना भी माना जाता है और लोगों को ये फेस्टिवल जैसा लगता है। लोग वेट करते हैं कि ऐसा गर्म दिन कि सूरज पूरा दिन निकला हुआ है आए, और वो भी संडे के दिन, और लोग बाहर आते हैं, पार्टी का सामान लेके बैठते हैं जगह जगह, बुक्स पढ़ते हैं, पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से मिलते हैं। तो काफ़ी खुशनुमा सा माहौल होता है और ये गिनती के 3-4 महीने ऐसे मिलते हैं तो लोग और ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। खैर, आज अपन आए हैं एक और नई लिस्ट लेकर। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने बात की थी गुड थिंग्स अबाउट लाइफ इन जर्मनी। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे नॉट सो गुड और लेट्स से चैलेंजिंग थिंग्स अबाउट लाइफ इन जर्मनी। और ये लिस्ट शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं दोस्तों कि मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको डिस्करेज करूं यहाँ आने के लिए। इनफैक्ट मैं तो आपको एनकरेज करता हूँ कि आप यहाँ आइए, रहिए, एक्सपीरियंस करिए दुनिया का ये हिस्सा, ये कल्चर, ये बहुत शानदार है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, मेरी ये कोशिश ज़रूर है कि ये लिस्ट से आप ये भी जान लें कि यहाँ रहने के कॉन्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले पाएँ, ताकि आप जब आएँ तो आपको पहले से बहुत सी चीज़ों का पता हो। तो शुरू करें। पहला पॉइंट दोस्तों जो इस लिस्ट में है वो ये, जो कि लाइफ को काफ़ी चैलेंजिंग बना देता है जर्मनी में रहते हुए, वो ये कि योर पेरेंट्स कैन नॉट स्टे फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन हियर। और ये बहुत लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट के तौर पर जर्मनी आते हैं तो हो सकता है 5 साल 7 साल आपको बहुत फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर आप 30 से ऊपर के हैं और आप यहाँ काम कर रहे हैं, या आप 35-40 टच करने को हैं, आप काम कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है और आप यहाँ जॉब कर रहे हैं तो नेचुरली जो पेरेंट्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं उनकी उम्र भी और ज़्यादा हो गई होगी, और ये आपका बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। लेकिन चैलेंजिंग बात ये है दोस्तों कि आप जर्मनी में अपने पेरेंट्स को लंबे टाइम तक एक साथ नहीं लेकर आ सकते। मैक्सिमम 3 महीना वो यहाँ रुक सकते हैं, उसके बाद वापस जाना पड़ेगा और फिर 3 महीने के गैप के बाद वो आ सकते हैं। लेकिन वो साल में मैक्सिमम 6 महीने आपके साथ रह सकते हैं, और वो प्रोसेस भी इतना स्मूथ नहीं है। हर बार आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और वो पूरा प्रोसेस हर बार दोबारा करना पड़ेगा। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। और ये डील ब्रेकर इसलिए दोस्तों कि मान लीजिए अगर इफ़ यू आर ओनली सन, और फॉर दैट मैटर इफ़ यू आर ओनली डॉटर, और आपके पेरेंट्स बहुत बुज़ुर्ग हैं, या मान लीजिए कि पेरेंट्स में सिर्फ एक ही फादर या मदर है, तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और बहुत लोगों ने यहाँ अच्छे ऑफ़र इस वजह से छोड़ दिए या वापस जाना पड़ा, क्योंकि जर्मनी में अभी तक वो प्रोविज़न बना ही नहीं है। वो पेरेंट्स को फैमिली का हिस्सा ऐसे तो मानते हैं, लेकिन वो आपके साथ जैसे आपके स्पाउस को जो राइट्स देंगे, वो सारी सुविधाएं, वो राइट्स पेरेंट्स को नहीं मिलते। तो पेरेंट्स आपके पास यहाँ आ सकते हैं, रुक सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि 6 महीने या 1 साल आपके पास रुकना है तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। और ये बहुत चैलेंजिंग है दोस्तों, क्योंकि एक तो हम जिस कल्चर से आते हैं वहाँ फैमिली और पेरेंट्स आपकी लाइफ का इंटीग्रल हिस्सा है, और अगर उनसे दूर रहना पड़े वो अपने आप में एक मजबूरी है। लेकिन उनसे दूर रहते हुए अगर आपको कोई ये बोल दे कि वो चाहकर भी यहाँ रह नहीं सकते, ये एक बहुत बड़ा इमोशनल डिलेमा सा बन जाता है इंसान के लिए। और ये आई डोंट नो फ्यूचर में कब चेंज होगा, तब होगा देखेंगे, लेकिन तब तक ये मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो आपकी लाइफ को एज एन इंडियन, आपकी लाइफ को यहाँ बहुत चैलेंजिंग बनाता है कि पेरेंट्स लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपके साथ रह नहीं सकते। अभी तक ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं। दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों इस लिस्ट में वो है लैंग्वेज। आप कहेंगे अजय लैंग्वेज का तो आप हर तीसरी वीडियो में जिक्र करते हैं। मैं करता हूँ दोस्तों, पर मुझे फिर भी समहाउ ऐसा लगता है कि शायद अभी तक करेक्ट मैसेज कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा लैंग्वेज की वजह से मुझे शायद यहाँ जॉब नहीं मिलती होगी, लेकिन अगर मैं इंग्लिश स्पीकिंग जॉब ढूंढ लूँ उसके बाद तो लाइफ ईजी है। ऐसा नहीं है। आप इंग्लिश स्पीकिंग जॉब ढूंढ लेंगे, उसके बाद भी चैलेंज वही का वही बना रहता है दोस्तों कि आपको जॉब मिली, फैंटास्टिक, वो तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। चैलेंज ये बना रहता है कि आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, वो जो कलीग्स हैं आपके सारे, वो ज़्यादातर जर्मन लैंग्वेज में ही बात करेंगे आपस में। लोग हंसी मजाक भी जब आपस में करते हैं ऑफिस में तो उसी लैंग्वेज में करते हैं, और अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती यू विल फील लेफ्ट आउट मैनी ए टाइम्स। और जब तक आप लैंग्वेज नहीं सीखते आपको ऐसा सा ही लगेगा कि मैं यार अलग हूँ, मैं बाहर से हूँ, मैं इनकी डे टू डे कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बन पा रहा हूँ। इसके अलावा आप कहीं भी जाएंगे, बाहर मार्केट में जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ डॉक्टर इंग्लिश बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। वहाँ फिर सिचुएशन ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि अगर डॉक्टर को
इंग्लिश ना आए और आपको जर्मन ना आए तो और आप तकलीफ़ में हैं, हाउ वुड यू एक्सप्लेन। ये रियल में हुआ है दोस्तों लोगों के साथ, तो एक चैलेंजिंग हो जाता है। उसके अलावा मान लीजिए आप इमिग्रेशन ऑफिस गए, डॉक्यूमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वहाँ, और अगर वहाँ फिर से आपको लैंग्वेज टूटी फूटी भी ना आती हो तो फिर से वो कम्युनिकेशन जो है वो हो ही नहीं पाता, किसी को साथ लेके जाना पड़ता है या कई केसेस में अटक जाते हैं आप वहाँ। तो लैंग्वेज, आपको इंग्लिश में जॉब मिलने के बाद भी लैंग्वेज यहाँ आपका सबसे बड़ा चैलेंज बना रहेगी तब तक जब तक आप ये भाषा सीख नहीं लेते, क्योंकि डे टू डे लाइफ में अगर आप एक्चुअल में जर्मनी के कल्चर में इंटीग्रेट होना चाहते हैं तो लैंग्वेज के बिना वो बात बनेगी नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। और लैंग्वेज ऐसी चीज़ है ना दोस्तों कि अगर ना आती हो ना तो आपकी सारी की सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि मुंह से जब शब्द ही नहीं फूटेंगे तो सामने वाले को पता क्या चलेगा कि आपके आइडियाज़ क्या हैं, आपकी नॉलेज क्या है, आपका विज़न क्या है, आपकी फ़िलॉसफी क्या है। आपकी सारी बातें मन में ऐसे एक दूसरे से अंतर्द्वंद ऐसे लड़ाई सी कर रही होती है, लेकिन मुंह से बाहर नहीं फूट पाती, तो आप बेचैन फील करेंगे। सो इसलिए लैंग्वेज आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना आप शायद जितने एजुकेटेड हैं उतना एजुकेटेड सामने वाले को जता ना पाएँ, फील ना करा पाएँ। लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों वो है, जो कि लाइफ को यहाँ चैलेंजिंग बनाता है, वो है नेविगेटिंग द हेल्थ केयर सिस्टम इन जर्मनी। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, पिछली वीडियो में मैंने मेडिकल सिस्टम की बहुत तारीफ़ की थी और वो मैं अभी भी कहता हूँ कि जर्मनी में जो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम है ये एक्चुअली वर्ल्ड का सबसे पुराना नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम है। और अगर फैमिली में एक ही इंसान कमाता है और टैक्सेस पे करता है तो भी पूरी फैमिली कवर्ड है, और सब एक ही जगह जाके एक डॉक्टर से, अगर आप कम कमाते हैं ज़्यादा कमाते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ टेढ़ी है दोस्तों, अगर मैं भारत से कंपेयर करूँ, वो ये कि जर्मनी में वेटिंग टाइम बहुत है। अगर आपको डॉक्टर से मिलना है, रूटीन में डॉक्टर से मिलना है, आप किसी तकलीफ़ में हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और वो अपॉइंटमेंट कई बार 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद की होती है। एमरजेंसी में डेफिनेटली आप इमीडिएटली हॉस्पिटल जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल हर बार नहीं जाना, आपका जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है या क्लिनिक में आपको अगर मिलना है किसी से, तो वो रूटीन का जो चेकअप है और मिलना है वो कई बार बहुत लंबा वेटिंग टाइम होता है। और अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं कि मैं सुबह कॉल करता हूं, दोपहर को अपॉइंटमेंट मिल जाती है, मैं दोपहर को डॉक्टर को दिखा के शाम तक टेस्ट करवा लेता हूं, अगले दिन रिपोर्ट आ जाती है और फिर मैं रिपोर्ट दिखा के आगे का ट्रीटमेंट शुरू कर सकता हूं। जर्मनी में एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो है। स्टेप 1 डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलने में आपको हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाएं, फिर डॉक्टर अगर टेस्ट लिखते हैं तो हो सकता है वो अपॉइंटमेंट मिलने में आपको फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते लग जाएं, और फिर उसकी रिपोर्ट आती है, फिर दोबारा आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और ये क्योंकि आप भारत से आते हैं, आपको आदत नहीं है, तो ये आपकी लाइफ को चैलेंजिंग बनाता है, और इस सिस्टम को नेविगेट करने में, इससे यूज टू होने में थोड़ा वक्त लगता है। और कुछ जगह ऐसा नहीं है, कुछ जगह ऐसा भी है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं कि आप डायरेक्ट वॉक इन कर सकते हैं और 2-3 घंटे वेटिंग टाइम के बाद आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल ये जो वेटिंग टाइम है ये इस मेडिकल सिस्टम में आपकी लाइफ को काफ़ी चैलेंजिंग बना देता है। चौथा पॉइंट जो है दोस्तों वो है, जो कि आपकी लाइफ को चैलेंजिंग बनाएगा, वो है यू आर ऑन योर ओन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, डोंट गेट मी रॉन्ग, वी आर ऑल एडल्ट, तो एक्सपेक्ट किया भी जाता है कि सब कुछ हम खुद ही कर लें। लेकिन जिस कल्चर से, जिस देश से हम आते हैं, बहुत सारी चीज़ों में सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि बहुत सारी चीज़ों में आपको सपोर्ट मिल जाता है, एडिशनल सपोर्ट मिल जाता है, डोमेस्टिक हेल्प है, बाहर सर्विसेज हैं, आप पैसे दे के बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हैं। लेकिन जर्मनी में ये नहीं है। जर्मनी में ये सब आपको खुद करना पड़ता है। तो मंडे टू फ्राइडे आप अपनी जॉब करते हैं, सैटरडे को आप बाहर के काम निपटाते हैं, संडे को आप घर के काम निपटाते हैं, या सैटरडे संडे आप साफ़ सफाई और ये सब काम निपटाते हैं। तो कोई भी चीज़ आप टाल नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि करना आपको खुद ही है। और अगर यहाँ चैलेंजेस भी आ जाएँ लाइफ में दोस्तों, तो इंडिया में आपके पास फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, एक बड़ा नेटवर्क होता है सपोर्ट के लिए। यहाँ अगर चैलेंजेस आ जाते हैं तो आपको अपनी फ़ाइट खुद ही लड़नी है, आपको उस फेज़ में खुद ही संघर्ष करके आगे बढ़ना है। और कभी कभी वो एकाकीपन सा, वो अकेलापन सा आ सकता है ज़िंदगी में, क्योंकि जो बना बनाया एक घोंसला था वो तो अपने देश में रह गया, और यहाँ के घोंसले थोड़े से अलग होते हैं, तो उससे यूज़ टू होने में वक्त लग सकता है। और कई लोगों को सच में अकेला सा भी लगता है। एंड ऑफ कोर्स यू आर ऑन योर ओन, तो आपके काम कोई और नहीं करने वाला, सब कुछ आपको खुद ही करना है। 5वां पॉइंट जो है दोस्तों, इसकी बात कर ही लेते हैं, वो है रेसिज्म। अब अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मैं, क्योंकि वेस्ट जर्मनी में रहता हूँ दोस्तों, मैंने पर्सनली यहाँ बहुत ज़्यादा रेसिज्म फेस किया नहीं है।
बहुत रेयरली हुआ है। एक इंसिडेंट मुझे ध्यान है जो मुझे हमेशा ध्यान रहेगा, उसके अलावा कभी कहीं मैंने पर्सनली कोई रेसिज्म ज़्यादा फेस नहीं किया है, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ, और ज़्यादातर इंसिडेंट्स जो हैं, ज़्यादातर इस तरह की स्टोरीज़ जो हैं वो ईस्ट जर्मनी से सुनने को मिलती हैं। अब आप जहाँ से जर्मनी को देख रहे हैं, आपके लिए जर्मनी एक है, इनफैक्ट जर्मनी एक ही है, इट्स वन कंट्री। लेकिन जैसे भारत में भी दिल्ली अलग है, चेन्नई अलग है, कोलकाता अलग है, कहने को एक देश में है, लेकिन दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु अपने आप में एक दुनिया है, राइट। तो जर्मनी में भी ऐसा है कि जो वेस्ट जर्मनी है, जो ईस्ट जर्मनी है, थोड़ा फ़र्क है लोगों की सोच में, रहने में, और हो सकता है इस वजह से ईस्ट जर्मनी में जो रेसिज्म के इंसिडेंट्स है वो ज़्यादा सुनने में मिलते हों। अब हिस्टोरिकली अगर इसको देखें दोस्तों, तो जब जर्मनी दो टुकड़ों में बटा था, जब वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी बने थे, तो ईस्ट जर्मनी जो था वो कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस में था, और वेस्ट जर्मनी जो था शुरू से यहाँ डेमोक्रेसी रही है, लोग बहुत ओपन माइंडेड रहे हैं, लोग बहुत वेलकमिंग रहे हैं, इमिग्रेंट्स को लेके लोगों में कोई बहुत ऐसा रिजर्व नेचर नहीं रहा है, वेलकमिंग है। लेकिन ईस्ट जर्मनी के, क्योंकि वहाँ इतिहास थोड़ा अलग रहा, 40-45 साल ये दो अलग देश रहे हैं, और 1989 में फिर से एक देश बने हैं, तो इस बीच वो 40-45 साल में जो वहाँ लोगों ने सीखा वो थोड़ा अलग रहा है। तो शायद उन लोगों को बाहर से जब कोई आता है तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं, और हो सकता है वो उनके बिहेवियर में दिखता भी हो। तो रेसिज्म की जहाँ तक बात है दोस्तों, वैसे तो ऑनेस्टली बोलूँ, मैं इससे ज़्यादा मैंने अपने देश में रेसिज्म एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन बात अगर करें, रेसिज्म कहीं भी हो मुझे ऐसा लगता है गलत ही है, तो बात अगर करें जर्मनी में रेसिज्म की, तो पर्सनली मैंने कम एक्सपीरियंस किया। इनफैक्ट यहाँ भी मैं अगर उलझाऊँ कई बार इस रीज़न से, तो ब्रिटेन वालों से उलझाऊँ, जर्मनी वालों से कभी उलझा नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। और वो इंसिडेंट क्या था दोस्तों कि एक बार की बात है, यहाँ राइन किरमिस था। किरमिस बोले तो यहाँ बहुत बड़ा एक मेला लगता है, जिसमें कि अपना एसएल वर्ल्ड की तरह बड़े बड़े आपकी राइड्स और लगती हैं, स्टॉल्स लगती हैं, बहुत बेहतरीन होता है, बहुत ही शानदार होता है वो, और बहुत लोग आते हैं। तो उस वक्त एक स्टॉल पर जब मैं गया, मेरे साथ मेरे इंडिया से ही कुछ और फ्रेंड थे, स्टॉल पर जब हम गए और मैंने किसी एक चीज़ का प्राइस पूछा, तो उन्होंने कहा कि आई विल नॉट सेल दिस टू यू। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा आई डोंट वांट यू टू बी एट माय स्टॉल, प्लीज़ गो। मैंने पूछा रीज़न, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? बोला सॉरी बट प्लीज़ गो। वो 60-65 साल के बुज़ुर्ग थे, तो मुझे भी समझ नहीं आया मैं रिएक्ट कैसे करूं। मैं वहाँ से चला गया, पर मुझे काफ़ी शॉकिंग सा लगा था, क्योंकि कभी मेरे साथ यहाँ हुआ नहीं वैसा, और उसके बाद भी नहीं हुआ, थैंक गॉड। तो लेकिन वो मुझे ध्यान रहेगा, बिकॉज़ कोई अगर आप किसी की कंट्री में आए हैं, आप ऑफकोर्स इमिग्रेंट हैं, बिहेवियर में थोड़ा सा भी फील करा था तो फिर लगता है दोस्तों। लेकिन उसके अलावा मुझे कभी कहीं ऐसा फेस करना नहीं पड़ा। हाँ, इंटरनली हो सकता है कि जब आप घर ढूंढ रहे हो तो किस कंट्री से हैं, इस बेस पे अगर जो घर के ऑनर है उनका एक्सपीरियंस पहले उसी कंट्री से कोई और था, उनके साथ अच्छा ना रहा हो, तो हो सकता है उनके जजमेंट बन जाएं। पर आई थिंक रेसिज्म जिन्होंने ज़्यादा फेस किया वो शायद ज़्यादा बता पाएंगे इस बारे में। मैं अभी तो इतना ही बता सकता हूँ कि उतना नहीं है जितना आप किसी इंग्लिश कंट्री में फेस करेंगे। छठा पॉइंट जो है दोस्तों, जो आपकी लाइफ को चैलेंजिंग बना सकता है जर्मनी में, वो है फाइंडिंग अ होम, घर ढूंढना। अब कितना ही इसको मैं इस बात पे एम्फेसाइज कर लूँ, लेकिन जर्मनी में घर ढूंढना एक्चुअली चैलेंजिंग है। शेयर्ड फ्लैट अपार्टमेंट शायद आपको फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको पसंद का अपने हिसाब का एक घर ढूंढना है ना दोस्तों, वक्त लगता है, एक साल लग जाता है। अभी पिछले हफ्ते ही मैं FM रेडियो पर सुन रहा था, तो एक लेडी कोलोन में घर ढूंढ रही है, उनको 1.5 साल हो गया, अब तक घर नहीं मिला है। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी मैं जहाँ हूँ, जिस घर में, ये घर ढूंढने में हमें 1 साल लगा दोस्तों। और ऑनेस्टली इस 1 साल के भीतर हमने कम से कम 80 से 100 घर देखे होंगे। टायरिंग होता है बहुत, और कई बार ऐसा होता है कि आप घर देखने गए, 20 लोग और हैं, 25 लोग और हैं, वो तो उस दिन हैं, उससे पहले भी आए होंगे, उसके बाद भी आए होंगे। तो लिस्ट बहुत लंबी है, और आपको कई बार समझ नहीं आता कि किस रीज़न से आपको मना कर दिया, और कंपटीशन इतना है कि आप क्या क्या रीज़न ढूंढेंगे। तो जर्मनी में पसंद का घर ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज है, और अगर आप नए नए आ रहे हैं तो रेडी रहना इसके लिए, वक्त लगेगा दोस्तों। 7वां पॉइंट जो कि ज़िंदगी को थोड़ा चैलेंजिंग बना सकता है, वो है यहाँ की ब्यूरोक्रेसी। अब ये ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेसी मतलब दोस्तों कि
जर्मनी में पेपर वर्क बहुत है, मतलब बहुत है, इतना हर चीज़ में पेपर वर्क है। एप्लीकेशन लगाओ, डॉक्यूमेंट्स फिल करो, उसके बदले में डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, फिर उनका जवाब दो। हर चीज़ में पेपर वर्क है और ब्यूरोक्रेसी बहुत है, तो जर्मन ब्यूरोक्रेसी समझने में वक्त लगता है एंड पीपल जस्ट लव पेपर वर्क हियर। तो कितना ही डिजिटलाइजेशन हो जाए, कितना ही इंटरनेट का वर्ल्ड आगे बढ़ता चला जाए, लेकिन ये वाली चीज़ यहाँ थोड़ी सी अलग है और अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो यू विल बी सरप्राइज। लेटर पे लेटर आते रहते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है, सरप्राइजिंग है, वो है हाई टैक्सेस। मुझे पर्सनली यहाँ के हाई टैक्सेस से उतनी कंप्लेन नहीं है क्योंकि उसके बदले में आपको मिल जाता तो आपको ये नहीं लगता कि पैसा जा कहाँ रहा है, लेकिन फिर भी इतने टैक्सेस की हमें आदत नहीं है। तो जब आपकी सैलरी का 40 से 48% आने से पहले ही अकाउंट से डिडक्ट होने लगे, शुरू में लगता है हाई टैक्सेस भी आपको थोड़े से शुरू में चैलेंजिंग लग सकते हैं। अगला पॉइंट जो लाइफ को यहाँ चैलेंजिंग बनाएगा, ये एक्चुअली सिर्फ आपकी लाइफ नहीं, ये तो जो कोई भी यहाँ रहता है सबकी लाइफ को ही चैलेंजिंग बनाता है, वो है यहाँ का ग्रे वेदर। व्हाट इज़ ग्रे वेदर? ये जो आप अभी देख रहे हैं, चमकदार नीला आसमान, हरा भरा, फैंटास्टिक, ये 4 महीने 5 महीने का है और उसके बाद आसमान आपको नीला तो दिखेगा नहीं, ग्रे होगा क्योंकि क्लाउडी रहता है, बारिश रहती है, ठंड रहती है, पेड़ सूने हो जाते हैं, पत्ते रहते नहीं, तो वीरान एकदम उदास सा रहता है सब कुछ, कलर गायब हो जाते हैं दोस्तों। और ये भारत से अगर आप आते हैं जिसको कि रोज़ सूरज देखने की आदत है, एक टाइम के बाद ये आपको थोड़ा सैड, थोड़ा डिप्रेस्ड बना देता है। हो सकता है शुरू की 1-2 सर्दियाँ तो आप एक्साइटमेंट में फिर भी काट ले मज़े से क्योंकि सब नया लग रहा होता है, लेकिन उसके बाद ठंड आने से पहले, विंटर आने से पहले ही उसका एक डर, एक खौफ शुरू हो जाता है। गेम ऑफ थ्रोन्स में मुझे यहाँ आके समझ आता है कि विंटर इज़ कमिंग क्यों बोल रहे थे, बिकॉज विंटर एक्चुअली इज़ चैलेंजिंग। और आप दिसंबर काट लेते हैं क्रिसमस के बहाने, आप जनवरी काट लेते हैं कि हाँ यार दिसंबर कट गया, जनवरी भी काट लूँगा, लेकिन फरवरी दोस्तों अच्छों को डिप्रेशन में ले आता है ये फरवरी का महीना, क्योंकि फरवरी में इंडिया में ठंड जा चुकी होती है और यहाँ फरवरी में ठंड पीक पे जा रही होती है, तो आपको लगता है हो क्या रहा है, कब तक चलेगा ये। तो ग्रे वेदर, ठंडा वेदर भी आपकी लाइफ को यहाँ चैलेंजिंग बना सकता है, नहीं ये तो डेफिनेटली आपकी लाइफ को चैलेंजिंग बनाएगा। अगला पॉइंट जो लाइफ को यहाँ डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल बना सकता है वो है बैड कस्टमर सर्विस। अब इंडिया में कस्टमर इज़ किंग, जर्मनी में कस्टमर इज़ कस्टमर, ख़त्म बात। तो भारत से जब आप आते हैं और उस तरह की सर्विस एक्सपेक्ट करेंगे, वो यहाँ मिलेगी नहीं दोस्तों। अब मेरे पास शब्द ख़त्म हो गए कि मैं इस बात को किस तरह से कहूँ कि आपको बात समझ भी आ जाए और कड़वी ना लगे। कहने का मतलब ये है कि कस्टमर सर्विस जो यहाँ है उतनी हाई क्वालिटी की नहीं है जैसे अपने देशों में होती है, तो बी रेडी फॉर दैट। अगला पॉइंट जो है वो है वेटिंग टाइम एंड अपॉइंटमेंट्स। जर्मनी इज़ लैंड ऑफ अपॉइंटमेंट्स, जर्मनी इज़ कंट्री ऑफ वेटिंग टाइम। आपको हर चीज़ प्लान करनी पड़ेगी, हर चीज़ में आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है मैं कहीं भी यूँ ही चला जाऊँगा, वो है नहीं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। और आपको बार्बर के पास भी जाना, आपको हेयर कट लेना है, उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और छोटे छोटे कामों के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है, एक टाइम के बाद क्योंकि इसकी आदत हो चुकी होती है तो उतना चैलेंजिंग नहीं लगता। यू स्टार्ट प्लानिंग अकॉर्डिंगली। शुरू में अगर कोई आए और भारत के माइंडसेट से ही आए तो इट इज़ डेफिनेटली चैलेंजिंग एंड इट विल गिव यू लिटिल टफ टाइम इन बिगिनिंग। एक और चीज़ जो आपकी लाइफ को चैलेंजिंग बना सकती है दोस्तों, अगर आप फूडी हैं, अगर आपको खाना बहुत पसंद है, तो इंडिया में जो वैरायटी है, स्टेट टू स्टेट, वहाँ तो अपने आप में एक अलग ही यूनिवर्स खुल जाता है जब खाने की बात आती है। तो यहाँ पर फूड ऑप्शन जो है लिमिटेड है, तो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ भी मज़ा आएगा यहाँ की चीज़ें ट्राई करके, लेकिन एक वक्त के बाद जब आप मिस करेंगे अपने खुद के जो अलग अलग व्यंजन भारत में आपको मिल सकते हैं, तो वो आपको हो सकता है एक टाइम के बाद ऐसा लगे कि यार कब मिलेगा, कब खाऊंगा, कब जाऊंगा, कहाँ खाऊंगा। यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा अपने देश में है। तो वो अगर आप फूडी हैं तो ये भी आपकी लाइफ को चैलेंजिंग बना सकता है, एंड यू विल मिस इट अ लॉट, द इंडियन फूड, द ग्रेट इंडियन फूड। लास्ट पॉइंट जो कि आपकी लाइफ को यहाँ चैलेंजिंग बना सकता है शुरू में, वो ये कि संडे को यहाँ सब कुछ बंद रहता है। रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, लेकिन इन जनरल ग्रोसरी और ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनफैक्ट अपोथेकी यानी कि मेडिकल स्टोर्स,
ज़रूरत की चीज़ें सब ऑलमोस्ट बंद रहता है। आपको इमरजेंसी में कुछ चाहिए तो आप स्टेशन जा सकते हैं, वहाँ शायद एक दो दुकानें, कुछ सुपरमार्केट शायद खुली मिले, बट इन जनरल सब बंद रहता है। संडे इज़ संडे, रुएटाक, शांत, आराम करें। तो भारत से जब आप आएँ तो आपको लगता है वाह, मॉल जाते थे और घूमते थे और सब बाहर खुला मिलता था, वो सब यहाँ नहीं मिलेगा दोस्तों। जो आई डोंट कंप्लेन अबाउट इट, आई लाइक इट, आई एन्जॉय इट, क्योंकि मुझे लगता है जब सब बंद है तो वो आपाधापी मन की ख़त्म हो जाती है। आपको पता है, आपका दिन प्लान करो आराम से, सब बंद है। पर हाँ, शुरू में हो सकता है आपको चैलेंजिंग लगे। तो ये थे दोस्तों वो पॉइंट्स जो आपकी लाइफ को यहाँ चैलेंजिंग बनाएंगे। लेकिन कंपैरिजन के लिए आप दूसरा वीडियो देख कर ये भी चेक कर सकते हैं कि what are good things about life in Germany, and then you can compare it to this video where I am sharing with you what are challenging things about life in Germany. And I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर मिलूँगा, अब चलता हूँ, बाय बाय। ओह वेट, अगर सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो कर सकते हैं, और चूस।